हम लोग इसमें जो है हिंदू न्यूज़पेपर के विश्लेषण को देखने वाले हैं और ये जो है 28 दिसंबर 2024 का है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा पहला न्यूज़ है वो है कि चाइना जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है एक डैम बना रहा है और उसके बारे में उन्होंने कहा है कि ये जो निचला इलाका है जैसे कि भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, उसको जो है इफेक्ट नहीं करेगा। वहाँ के विदेश मंत्री के द्वारा जो है ये बोला गया है। तो हम लोग जो है इसी के बारे में देखेंगे। तो चीन जो है बुधवार को भारतीय सीमा के निकट तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो ये बनाया कहाँ जा रहा है? तो ये तिब्बत में बनाया जा रहा है और ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा और इससे जो है भारत और बांग्लादेश में जो है चिंताएं बढ़ सकती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी विवाद है क्या। तो बीते वर्षों में कई बार ऐसी खबरें सामने आती रही है कि चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के जल प्रवाह को रोकने के उद्देश्य से बांध का निर्माण कर रहा है और यदि ऐसा होता है तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जल की आपूर्ति बाधित हो सकती है। यदि दोनों पक्ष के मध्य विवाद का एक बड़ा कारण भी ये बन सकता है। हालांकि चीन की सरकार के द्वारा हर बार इस प्रकार की खबरों को सिरे से नकार दिया जाता है, परंतु चीन की विशाल आबादी को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसे जल संसाधन की सख्त आवश्यकता है और इसकी पूर्ति हेतु वो किसी भी नीति का अनुसरण कर सकता है। तो चीन को अधिक जल संसाधन की जरूरत कैसे है? जैसे कि नवीन आंकड़ों के अनुसार विश्व की लगभग 18% आबादी चीन में निवास करती है और उसके पास विश्व के पीने योग्य जल संसाधनों का 7% से भी कम हिस्सा मौजूद है। 18% आबादी जो वैश्विक स्तर पर वो चीन में निवास करती है, लेकिन उसके पास जो पीने योग्य जल है वो 7% से भी कम है। इसके अलावा जो है चीन की जल संसाधन चुनौती में न सिर्फ मात्रात्मक चुनौतियां शामिल हैं बल्कि उसके समक्ष गुणवत्ता संबंधी चुनौतियां भी मौजूद है, यानी कि उसके पास खराब पानी का होना, स्वच्छ पानी का ना होना, इस तरह की भी चुनौतियां मौजूद है। स्वयं चीन के सरकारी आंकड़ों के अनुसार चीन का लगभग 60% भूजल जो है वह अब दूषित हो चुका है और इसका सबसे बड़ा कारण वहां पर जो है वो वहां की जनसंख्या और उद्योग को लेकर है। चीन की 12वीं पंचवर्षीय योजना में माना गया था कि जल संसाधनों की कमी के कारण देश के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। जल संसाधनों तक निरंतर पहुंच, आपूर्ति और नियंत्रण को बनाए रखना सदैव ही चीन के राष्ट्रीय हितों में शामिल रहा है। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन की आंतरिक चुनौतियां उसे अपने जल संसाधनों के भंडारण हेतु प्रेरित कर सकती है। तो इस वजह से जो है चीन के द्वारा जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है डैम बनाया जा रहा है। हालांकि इसके फायदे जो है बड़े स्तर पर होंगे, हालांकि भारत के लिए जो है ये चिंता का विषय है। हम लोग जो है ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानते हैं। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है और जो चीन जिस नदी पर बना रहा है वो यारलुंग जांगबो है, क्योंकि वहां पर जो है इसको इसी नाम से जाना जाता है, यारलुंग जांगबो के नाम से। तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। चीन में इसका एक अन्य नाम जो है वो यारलुंग तंगसंगपो भी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व एवं सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरवा शिखर जो कि 7,757 मीटर का है, उसके पास पहुंचकर जो है यह अंग्रेजी अक्षर जो यू है उससे समोर बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में जो है गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में जो है इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिबांग, लोहित, केनुला जो है इसकी सहायक नदियां हैं और इससे मिलकर जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण होता है। तिब्बत के रांगशांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। हिमालय के गिरिपथ में यह सियंग या दिसंग के नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदी दिबांग या सिकांग और लोहित मिलती है और उसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं।
ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो है इस तरह से ऐसे निकल रहा है, और यहाँ पर जो है यू अक्षर के टर्न जैसे करते हुए जो है ये बांग्लादेश में चला जाता है, और चाइना जो है इसी पर बांध बनाने की कोशिश कर रहा है। तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में यारलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है, और चीन में जो है एक दूसरा नाम भी है, यारलुंग अरशंगपो है। और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व और सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई जो है सिंधु नदी से अधिक है, लेकिन इसका अधिकतर हिस्सा जो वह भारत से बाहर है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है, जैसे कि ये हिमालय के समांतर जा रहा है, बिल्कुल पैरेलल जा रहा है, तो ये पूर्व की ओर बहती है। नामचा बरुआ शिखर के पास पहुंचकर यहाँ पे ये पहुंचकर जो है ये अंग्रेजी अक्षर यू जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में जो है गॉर्ज के माध्यम से जो है ये प्रवेश करती है। ठीक है, यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, और दिबांग लोहित केनुला जो है इसकी दूसरी सहायक नदी है, और ये सारे जो है असम में इससे मिलते हैं। तिब्बत के रागो शांगपो इसके दाहिने तट पर एक प्रमुख सहायक नदी है। हिमालय के गिरिपद में यह शिशंग या दिशंग के नाम से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया कस्बे के पश्चिम में यह नदी भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके बाएं तट पर इसकी प्रमुख सहायक नदियां दिबांग या शिकांग और लोहित मिलती है। इसके बाद यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इससे जो है भारत के हित पर क्या प्रभाव होगा, तो विशेषज्ञ के अनुसार जो है यारलुंग जांगपो नदी पर चीन की जो जल विद्युत परियोजना या डैम बनाया जाएगा, उससे जो है ब्रह्मपुत्र नदी को एक मौसमी नदी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अभी जो है ये मौसमी नदी नहीं है, ये प्राकृतिक जल स्रोतों के माध्यम से जो है ये बहती है। जिसका परिणाम क्या होगा, अगर ये मौसमी नदी में बदल जाता है तो इसका परिणाम ये होगा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सूखे के रूप में जो है ये सामने आ सकता है। इसका दूसरा खतरा ये है कि बांधों के निर्माण के पश्चात जब चीन मानसून में बाढ़ का पानी छोड़ेगा तो इससे ब्रह्मपुत्र नदी के जल प्रवाह में वृद्धि हो जाएगी, और वृद्धि होने की वजह से जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां पर बाढ़ की भी समस्या बन जाएगी। नदियों के आसपास जल संबंधी परियोजनाओं के चलते चीन ने अपनी नदियों को काफी प्रदूषित किया है, जिसके कारण चीन से भारत की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों की जल की गुणवत्ता पर भी जो है प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त चीन के इस कदम से असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और पोबी तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के पानी पर निर्भर है, उसकी पानी की आपूर्ति भी जो है प्रभावित हो सकती है। तो भारत के हित पर जो है ये प्रभाव जो है तत्कालिक पड़ेगा। इसके अलावा जो है गुणात्मक प्रभाव भी जो है देखने को मिलेंगे। अब हमारा जो अगला न्यूज है वो घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण को लेकर है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 जारी किया गया है, जिसके अनुसार गांव में भी लोग अब खुलकर खर्च कर रहे हैं और शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण के खर्च का अंतर कम हो गया है। अगस्त 2023 जुलाई 2024 की अवधि में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खर्च का अंतर घट गया है। सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार इस अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गिनी गुणांक 0.266 से घटकर 0.237 और शहरी क्षेत्र के लिए 0.34 से घटकर 0.284 हो गया है। इसका मतलब है कि खपत में असमानता जो है वो कम हुई है। जैसे कि पहले जो गिनी गुणांक था वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो है 0.266 था, अब जो है वो घटकर 0.23 हो गया है। इसके अलावा जो शहरी क्षेत्र था वहां पर गिनी गुणांक जो है 0.314 था, और अब वो घटकर जो है 0.284 हो गया है। तो इसका मतलब जो खर्च हो रहा है या खपत हो रहा है उसकी असमानता में कमी आई है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन में। ठीक है, इसके अलावा जो है 2023-24 के दौरान ग्रामीण और शहरी भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति खर्च क्रमशः 4,122 रुपये और 6,996 रुपये था 2023-24।
के दौरान जो है जो ग्रामीण क्षेत्र था वहाँ पर औसत मासिक प्रति व्यक्ति खर्च जो है वह 4,122 रुपये था और शहर में जो है 6,996 रुपये था। पिछले वर्ष 2022-23 में यह ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 3,773 रुपये और शहरी क्षेत्र में जो है 6,459 रुपये था। एक महीने में जो है एक व्यक्ति के द्वारा जो खर्च किया गया है औसतन, ठीक है, वो 2022-23 में 3,773 रुपये था। वहीं जो है 2023-24 में ये बढ़कर 4,122 रुपये हो गया। इसके अलावा जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर 6,459 रुपये था 2022-23 में, जो अब बढ़कर जो है 6,996 रुपये हो गया है। अगर हम सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से मिली मुफ्त वस्तुओं को शामिल करें तो यह आंकड़ा बढ़कर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में 4,247 रुपये और शहरी क्षेत्र में जो है वो 7,078 रुपये हो जाता है। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि जो गैर खाद्य वस्तु है उस पर खर्च का योगदान इसमें शामिल है, जैसे कि जो गैर खाद्य वस्तु पर औसत मासिक व्यय ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में क्रमशः जो है 53% और 60% रहा है। वाहन, कपड़े, बिस्तर, जूते, मनोरंजन, टिकाऊ सामान जैसी वस्तुएं प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में रही है। वहीं पर खाद्य वस्तुओं के समूह में पेय पदार्थ, जलपान, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का प्रमुख व्यय रहा है। राज्यों में खर्च का अंतर जो है, सिक्किम में औसत प्रति व्यक्ति मासिक व्यय ग्रामीण क्षेत्र में 9,377 रुपये, शहरी क्षेत्र में 13,927 रुपये था, जो सबसे अधिक है। वहीं छत्तीसगढ़ में जो है ये 2,739 रुपये और शहरी क्षेत्र में जो है 4,927 रुपये था, जो कि सबसे कम है। तो सबसे जो ऊपर वाला राज्य है वो सिक्किम हो गया और जो सबसे कम है वो छत्तीसगढ़ हो गया। औसत MPCE में ग्रामीण शहरी फासला मेघालय में जो है 104% है, जो कि सबसे अधिक है। यहाँ पर जो है ग्रामीण और शहरी जो फासला है वो सबसे अधिक देखा गया है मेघालय में, जो कि 104% है। उसके बाद जो है झारखंड आता है जिसमें 83%, उसके बाद छत्तीसगढ़ आता है जो कि 80% है। सर्वेक्षण से पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्र में खपत बढ़ने की रफ्तार शहरी क्षेत्रों के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है और 2022-23 में शहरी और ग्रामीण खपत का अंतर 71% था, जो 2023-24 में घटकर अब 70% रह गया है। अब हम लोग जो है देखते हैं घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण क्या है। हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे जो है क्या है। जो घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण है इसका आयोजन जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO द्वारा जो है प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। इसे घरों द्वारा वस्तु और सेवाओं के उपभोग के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए जो है डिजाइन किया गया है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण में एकत्रित आंकड़ों का उपयोग सकल घरेलू उत्पाद, गरीबी दर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जैसे विभिन्न अन्य व्यापक आर्थिक संकेतों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। औसत MPCE की गणना 2011-12 के मूल्यों पर की गई है। सर्वेक्षण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ दुर्गम गांवों को छोड़कर संपूर्ण भारतीय संघ को इसमें शामिल किया गया है और वर्ष 2017-18 में आयोजित अंतिम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के निष्कर्ष सरकार द्वारा डेटा गुणवत्ता के मुद्दों को हवाला देने के बाद जारी नहीं किए गए थे। अब जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है वो है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्या है। तो वर्ष 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस को विलय करके जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का निर्माण किया गया था, ठीक है। यानी 2019 में जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय को जो है विलय करके राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का निर्माण किया गया। श्री रंगराजन समिति ने सबसे पहले सभी प्रमुख सांख्यिकी गतिविधियों के लिए नोडल निकाय के रूप में NSO की स्थापना का सुझाव दिया था। तो जो समिति महत्वपूर्ण है इसके लिए वो है श्री रंगराजन समिति, ये महत्वपूर्ण था। और वर्तमान में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये कार्य करता है। इसका कार्य जो है विश्वसनीय, वस्तुनिष्ठ, प्रासंगिक सांख्यिकी डेटा एकत्रित, संकलित और प्रसारित करना इसका कार्य है। अब जो हमारा अगला न्यूज है वो वुमेन सेफ्टी को लेकर है, महिला सुरक्षा को लेकर।
तो हम लोग पहले देखते हैं कि जो महिला सुरक्षा को लेकर जो पुराने आंकड़े हैं वो क्या है इन 2022 का। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत भर में महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कुल 4,45,256 मामले दर्ज किए गए हैं। यानी कि प्रत्येक घंटे लगभग जो है 51 एफआईआर जो है वो महिलाओं के खिलाफ जो है यानी जो अपराध हो रहे हैं वो दर्ज किया जाता है। और पिछले वर्ष यानी कि जो 2021 था उसके तुलना में जो है ये 4% की वृद्धि को दर्शा रहा है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध की दर प्रति लाख जनसंख्या पर जो है 66.4% रहा है, जबकि आरोप पत्र यानी कि जो चार्जशीट होता है उसमें दाखिल जो किया गया है उसमें 75.8 जो है प्रतिशत दर्ज की गई है दर। अपराध के प्रकार क्या हैं? तो जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध हो रहे हैं उसमें से एक बड़ा भाग जो है वो पति या रिश्तेदार द्वारा जो किया गया अपराध होता है या क्रूरता होता है उसके रूप में वर्गीकृत किया गया है। और जो पति या उसके रिश्तेदार के द्वारा अपराध किया जाता है उसमें जो है 31.4% मामला शामिल है। इसके अलावा जो है जो टोटल मामले हैं उसमें से 19.2% मामले जो है महिलाओं के किडनैपिंग को लेकर है, अपहरण को लेकर है। और 18.7% मामले जो है वो शील भंग करने के इरादे से हमला करने और 7.1% मामले जो है वो बलात्कार से संबंधित है। महिलाओं के विरुद्ध यौन हिंसा की घटनाएं वर्ष 2016 में लगभग 39,000 तक पहुंच गई और वर्ष 2018 में देश भर में औसतन 15 मिनट में एक महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ था। ठीक है, 2018 में 15 मिनट में एक महिलाओं के साथ जो है बलात्कार हुआ था। भारत में वर्ष 2018 में प्रत्येक वर्ष कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के 400 से अधिक मामले सामने आए, जहां प्रति वर्ष औसतन 445 मामले दर्ज किए गए। बलात्कार के 86 मामलों में किशोर शामिल थे, जबकि महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से 68 मामले दर्ज किए गए थे। अगर हम लोग राज्यवार आंकड़े देखें तो दिल्ली में जो है महिलाओं के विरुद्ध अपराध में अपराध की जो दर है वो सबसे अधिक है। वहां पर जो है प्रति लाख जनसंख्या पर जो है 144.4% की दर जो है वो दिल्ली में है। और 2022 में जो है कुल मामले जो थे वो 14,247 मामले जो है दिल्ली में दर्ज किया गया था। तो दिल्ली जो है सबसे ऊपर है इन मामले में। इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश में जो है 65,743 प्राथमिकी यानी कि एफआईआर जो है दर्ज किया गया था। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। तो राज्य के स्तर पर देखा जाए, अगर दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश है जो कि उसको अगर अलग हटा दिया जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर आता है। उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल का स्थान है। अगर दिल्ली को शामिल किया जाए तो फिर दिल्ली सबसे ऊपर आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं इसको लेकर जो है क्या सब जो है कानूनी ढांचा बनाया गया है। तो हम लोग सबसे पहले विधिक ढांचे की बातें करते हैं, जैसे कि एक है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013। सर्वोच्च न्यायालय के जो विशाखा दिशा निर्देश थे, जो विशाखा गाइडलाइंस था, उसके आधार पर इस अधिनियम को तैयार किया गया था। और इस अधिनियम का उद्देश्य था कि महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण का निर्माण करना, यानी महिलाएं जहां पर काम करने के लिए उद्देश्य से जाती है वहां भी वह सुरक्षित रह सके, इसके लिए जो है ये अधिनियम का निर्माण किया गया था। और इस अधिनियम का नाम है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013। यह अधिनियम 10 से अधिक कर्मचारी वाले संगठनों में आंतरिक शिकायत समिति के गठन को अनिवार्य बनाता है, यौन उत्पीड़न को परिभाषित करता है और शिकायत दर्ज करने और उसकी जांच करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। जहां भी जो है 10 से ज्यादा मतलब कर्मचारी काम करते हैं तो उस संगठन में जो है ये अधिनियम कहता है कि आप वहां पर आंतरिक शिकायत समितियां का गठन कीजिए। और ये जो समिति होता है, ये समिति जो है जो शिकायत इसके पास आती है उसको जांच करने का अधिकार इसके पास होता है। तो सिविल अदालत की जो है शक्ति इसके पास होती है। ये अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और उसे संबोधित करने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा और उसकी शिकायतों का निवारण सुनिश्चित होता है। इसके अलावा जो अगला है वो है दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013, और इसको जो है निर्भया अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसने यौन अपराधों के लिए दंड को सबल बनाया है।
बलात्कार के पुनरावृत्तिकर्ता अपराधी के लिए मृत्युदंड का प्रावधान करता है और उत्तरजीवियों जो सर्वाइवर्स हैं उसकी सुरक्षा के लिए भी ये प्रावधान का विस्तार किया गया है। इसमें अधिनियम में बलात्कार, पीछा करना और उत्पीड़न जैसे अपराधों के लिए पहले से कठोर परिभाषा और दंडों का भी प्रावधान इसमें किया गया था। जो निर्भया मामला हुआ था उसके बाद जो है 2013 में ही जो है दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 लाया गया। इसको जो है निर्भया अधिनियम के नाम से जाना जाता है और इसमें जो है खासतौर पर जो यौन उत्पीड़न से संबंधित अपराध हैं उसके लिए दंड को जो है और भी कठिन बनाया गया है। इसमें जो है जो बलात्कारी जो बार बार जो है इस तरह के अपराध को अंजाम देते हैं उसके लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो सर्वाइवर बचते हैं, जो पीड़िता होती है, उसकी सुरक्षा का भी प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। इसके अलावा जो है इसी अधिनियम में जो है निर्भया अधिनियम में पीछा करने और दृश्यरतिकिता जैसे अन्य श्रेणी को अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है तथा बलात्कार के लिए न्यूनतम दंड को 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा कठोर दंड अधिरोपित करने के लिए दंडिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 अधिनियमित किया गया है, जिसके अंतर्गत 12 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के साथ बलात्कार के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि जांच और सुनवाई 2 महीने के भीतर पूरी कर ली जाए। इसके बाद जो अगला है वो है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, जिसको पॉक्सो अधिनियम कहते हैं और ये 2012 में अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के मुद्दों से व्यापक रूप से संबोधित करता है। पॉक्सो न केवल अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करता है बल्कि पीड़ितों की सहायता के लिए एक प्रणाली और अपराधियों को पकड़ने के लिए बेहतर तरीकों का भी उपबंध करता है। इसके बाद जो अगला है वो है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2016 और इस विधान का उद्देश्य जो है बाल विवाह को रोकना था और जो बालिकाओं को असमान रूप से प्रभावित करता है। इसके अंदर महिलाओं के लिए विवाह की जो विधिक उम्र है वो 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद जो अगला है वो है घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम 2015 और यह जो है ऐतिहासिक विधान घरेलू हिंसा की व्यापक परिभाषा प्रदान करता है और घरों के भीतर दुर्व्यवहार से महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिविल उपचार प्रदान करता है। इसके अलावा अगला जो है वह है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। यह विज्ञापन, प्रकाशन, लेखों, रंगचित्रों, आकृति या किसी अन्य रीति से स्त्रियों के अशिष्ट रूपण का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके अनुषांगिक विषयों के लिए उपबंध प्रदान करता है। इसके अलावा एक जो है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 है। यह वेश्यावृत्ति में संलग्नता की वैधता को मान्यता देते हुए भी वेश्यालय के संचालक और ग्राहकों को लुभाने को निषिद्ध करने वाली विधिक रूपरेखा प्रदान करने के माध्यम से देह व्यापार के वाणिज्यीकरण या महिलाओं की तस्करी को रोकने का लक्ष्य रखता है। इसके अलावा जो है जो न्यायिक हस्तक्षेप थे उसमें क्या था, जैसे कि जोसेफ साइन बनाम भारत संघ मामला जो 2018 का था। इस निर्णय में जो है जो व्यभिचार है, एडल्ट्री है, उसको अपराध से मुक्त कर दिया गया और उपनिवेशिक युग के उस कानून को रद्द कर दिया गया जिसका उपयोग महिलाओं की कामुकता को नियंत्रित करने और पितृसत्तात्मक मापदंडों को सुदृढ़ करने के लिए लिया जाता था। इसके अलावा जो है इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ 2017 मामला है। इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय बाल संरक्षण कानूनों में व्याप्त एक महत्वपूर्ण दोष को संबोधित करते हुए 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं के साथ वैवाहिक संबंध में बने यौन संबंध को भी मैरिटल रेप मानते हुए जो है अपराध घोषित किया था। अगला जो है वो लक्ष्मी बनाम भारत संघ मामला 2014 है। इस मामले में महिलाओं पर एसिड हमलों के मुद्दे को उजागर किया, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को एसिड की बिक्री को विनियमित करने तथा एसिड हमले की उत्तरजीवी पीड़िताओं के लिए मुआवजे और चिकित्सा उपचार में सुधार लाने का निर्देश दिया था। इसके अलावा जो है दिल्ली गैंग रेप केस निर्भया केस 2012 है और 2012 में दिल्ली में एक युवती के साथ जो है नृशंस सामूहिक बलात्कार एवं हत्या के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जहां कठोर और प्रभावी रूप से क्रियान्वित कानूनों की मांग की गई और इस घटना के प्रभाव में भारत के आपराधिक कानूनों में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए और यौन अपराधों के लिए अधिक कठोर दंड की शुरुआत की गई। जो निर्भया जो अधिनियम लाया गया था 2013 वाला, वो इसी के बाद आया गया था। इसके बाद अगला जो है वो लिल्लू बनाम हरियाणा राज्य 2013 है
और इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि जो 2 फिंगर टेस्ट होता है बलात्कार के बाद, वो जो पीड़िता है उसकी निजता, शारीरिक और मानसिक अखंडता और गरिमा के अधिकार का उल्लंघन करता है। इसके बाद जो है सेहत बनाम भारत संघ एवं अन्य मामला जो 2003 का है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने लिंग चयन और लिंग चयनात्मक गर्भपात के संबंध में और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 के उचित कार्यान्वयन के संबंध में कई निर्देश दिए हैं, जहां यह कहा गया है कि कन्या भ्रूण हत्या एक जघन्य अपराध है और महिलाओं के विरुद्ध जो यह हिंसा हो रही है उसको ये परिभाषित करता है। इसके अलावा जो अगला है वो विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने इस ऐतिहासिक निर्णय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विशाखा दिशा निर्देश स्थापित किए और नियोक्ताओं के लिए ऐसे उत्पीड़न को संबोधित करने और इसे रोकने के लिए एक रूपरेखा प्रदान किया गया है। इसके अलावा जो है बहुत सारे मामले और आए, जैसे कि दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग विमेन फोरम बनाम भारत संघ था। इसमें जो है कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि बलात्कार मूलभूत मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, जो पीड़िताओं के सबसे अभिलषित अधिकारों का उल्लंघन करता है, और ये जो है संविधान के अनुच्छेद 21 का भी जो है उल्लंघन करता है, जिसमें जीवन और निजता का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा जो है सरकार के द्वारा बहुत सारी पहले भी चलाई गई है, जैसे कि एक निर्भया फंड है और उसमें सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा बनाने वाली परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए निर्भया फंड की स्थापना की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस फंड के तहत वित्त पोषण के लिए प्रस्तावों एवं योजनाओं की समीक्षा और अनुशंसा करने के लिए नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा जो है वन स्टॉप सेंटर है और महिलाएं हेल्पलाइन भी जारी किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत सहायता प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत की है। मंत्रालय ने 24x7 आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन सहायता प्रदान करने के लिए महिला हेल्पलाइन के सार्वभौमिकरण की योजना भी शुरू की है। इसके अलावा जो है महिला पुलिस स्वयंसेवकों का गठन किया गया है। जो महिला पुलिस स्वयंसेवक होते हैं उसकी तैनाती जो है वो राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया है, जो पुलिस और समुदाय के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है और संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा जो है स्वाधार गृह योजना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजना का उद्देश्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना कर रही महिलाओं की सहायता करना है, जिन्हें अपने पुनर्वास के लिए संस्थागत सहायता की आवश्यकता होती है। यह योजना जो है आश्रय, भोजन, कपड़े, स्वास्थ्य सेवा जैसी सुविधाएं प्रदान करती है और महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन यापन में मदद करने के लिए आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इसके अलावा जो है कामकाजी महिला छात्रावास योजना है और सरकार जो है कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थान पर आवास उपलब्ध कराने के लिए इस योजना का क्रियान्वयन कर रही है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के लिए रोजगार अवसर प्रदान करने वाले शहरी, अर्ध शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी संभव हो उनके बच्चों के लिए डे केयर सुविधा प्रदान करना भी है। इसके अलावा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाया गया और इस योजना का उद्देश्य जो है लैंगिक रूप से पक्षपातपूर्ण लिंग चयन उन्मूलन को रोकना, बालिकाओं की जीवता एवं संरक्षण को सुनिश्चित करना और बालिकाओं के लिए शिक्षा एवं सहभागिता को समर्थन करना है। इसके अलावा जो है यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली है और वर्ष 2019 में गृह मंत्रालय ने नागरिक विधान संशोधन अधिनियम 2018 के दिशा निर्देश यौन उत्पीड़न मामलों में समयबद्ध जांच की निगरानी एवं ट्रैकिंग में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता के लिए यौन अपराधों के लिए जांच ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की थी। इसके अलावा जो है ERSS सिस्टम लाया गया। ये जो है आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली है, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम है। ये जो है एकल आपातकालीन नंबर जो है वो जारी किया गया जो 112 है और संकटग्रस्त स्थानों पर क्षेत्रीय संसाधनों का कंप्यूटर सहायता प्राप्त ऑपरेशन प्रदान करता है। इसके अलावा जो है सुरक्षित शहर परियोजना लाया गया, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, और ये जो है गृह मंत्रालय की एक पहल है जो निर्भया फंड के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से शुरू की गई है। इसका उद्देश्य जो है सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सुरक्षित, संरक्षित और सशक्त वातावरण का निर्माण करना है। इसके अलावा जो है बहुत सारे जागरूकता कार्यक्रम भी सरकार के द्वारा
चलाए जाते हैं, जिसके माध्यम से सरकार जो है, जो कार्यशालाएं होती है या जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होती है या जो संगोष्ठियां होती है, वहां पर जो है मीडिया या विज्ञापन या खुद जाकर जो है वो महिलाओं के अधिकारों की जागरूकता को जो है बढ़ावा दे रही है। इसके बाद जो हमारा अगला है वो जो है स्मार्ट सिटी मिशन को लेकर है। जो स्मार्ट सिटी मिशन है यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे जो है जून 2015 में स्मार्ट सॉल्यूशन के अनुप्रयोग के माध्यम से नागरिकों को जीवन की गुणवत्ता एवं स्वच्छ तथा संवहनीय वातावरण प्रदान करने के लिए 100 शहरों के आवश्यक बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य जो है सतत और समावेशी विकास के माध्यम से नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो मुख्य बुनियादी ढांचा और जीवन की गुणवत्ता प्रदान करता है, स्वच्छ एवं टिकाऊ पर्यावरण का निर्माण करता है, स्मार्ट संसाधनों का अनुप्रयोग करता है, सतत एवं समावेशी विकास को बढ़ावा देता है। इसके अलावा जो है बहुत सारे अनुकरणीय मॉडल जो है इसके तहत लाए जाते हैं। तो जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसके बहुत सारे घटक हैं, जैसे कि एक क्षेत्र आधारित विकास को इसमें बढ़ावा दिया गया है, एक पैन सिटी समाधान लाया गया है। जैसे कि जो क्षेत्र आधारित विकास है उसके अंतर्गत जो है पुनर्विकास, रेट्रोफिटिंग, ग्रीन फील्ड परियोजना लाई गई है। जो पुनर्विकास है उसमें जो है बुनियादी ढांचे और सुविधाओं में सुधार के लिए मौजूदा शहरी क्षेत्रों का नवीनीकरण करना है, ठीक है। और इसके माध्यम से जो है मतलब क्षेत्र आधारित जो विकास है उसको बढ़ावा दे रही है, जैसे कि मुंबई में भिंडी बाजार विकसित किया गया। उसी तरह जो रेट्रोफिटिंग है उसके अंतर्गत जो है जो मौजूदा क्षेत्र है उसको अधिक उपयोगी और टिकाऊ बनाने के लिए जो वहां पर बुनियादी ढांचे है उसका विकास करना है, जैसे कि जो अहमदाबाद में स्थानीय क्षेत्र विकास हो रहा है। इसके अलावा जो है स्थिरता और स्मार्ट प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देने के साथ नए शहरी क्षेत्रों का विकास करना है, और ये जो है ग्रीन फील्ड परियोजनाओं के अंतर्गत आता है। इसमें जो है न्यू टाउन, कोलकाता, नया रायपुर, गिफ्ट सिटी, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा जो पैन सिटी समाधान है उसके अंतर्गत जो है ई गवर्नेंस, अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, शहरी गतिशीलता, कौशल विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी समाधानों का कार्यान्वयन करना है। जो शासन संरचना है उसके अंतर्गत जो है प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए एक नया शासन मॉडल अपनाया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक नौकरशाह या बहुराष्ट्रीय निगम के प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक विशेष परियोजना वाहन निर्मित किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन की वर्तमान स्थिति क्या है? तो वर्ष 2020 तक मिशन को पूर्ण करने की योजना बनाई गई थी। इसके बाद मिशन को 2 बार बढ़ाया गया और मिशन पूरा करने की जो वर्तमान समय है था वो जून 2024 था। फंडिंग पैटर्न की परिकल्पना सार्वजनिक निजी भागीदारी मार्ग के माध्यम से जो है वो पूरा किया जाएगा। तो स्मार्ट सिटी क्या है? तो जो 2009 के वित्तीय संकट के बाद स्मार्ट सिटी शब्द को जो है प्रमुखता मिली, ये प्रसिद्ध हुआ। यह उन्नत आईसीटी एकीकरण के साथ डिजाइन किए गए शहरों का जिक्र करता है, जिसकी तुलना अक्सर नई सिलिकॉन वैली से की जाती है। हालांकि भारतीय संदर्भ में एक स्मार्ट सिटी वह होगी जो सुशासन के सिद्धांतों को बढ़ावा देगा, और सुशासन के 8 सिद्धांत हैं, और अपनी आकांक्षा और चुनौतियों को अस्थायी तरीके से पूरा करने के लिए विवेकपूर्ण योजना बनाती है। स्मार्ट सिटी वह है जिसमें बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट समाधानों का उपयोग किया जाता है, जो क्षेत्र आधारित विकास पर निर्भर होता है। वर्ष 2009 से पहले शहरों को ज्यादातर व्यापार और संस्कृति के केंद्र के रूप में देखा जाता था तथा आईसीटी को एकीकृत करने पर बहुत कम जोर दिया जाता था। लेकिन वित्तीय संकट 2009 के बाद जो है स्थिरता, आर्थिक विकास, दक्षता में वृद्धि करने के लिए आईसीटी के उपयोग की दिशा में उल्लेखनीय बदलाव आया है। अब हमारा अगला जो है वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साइबर अपराध के खिलाफ कन्वेंशन को अपनाया है। कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में ने जो है आम सहमति से इसको अपना लिया है। इसका उद्देश्य है साइबर अपराध से निपटने और समाज को डिजिटल खतरों से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। साइबर अपराध के खिलाफ कन्वेंशन को 2025 में हनोई, वियतनाम में हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। यह साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन है, और यह कन्वेंशन 40 हस्ताक्षर राष्ट्रों के समर्थन के बाद 90 दिन बाद लागू हो जाएगा।
इसके प्रावधान क्या क्या हैं? तो पहली चीज है, इसमें सदस्य देशों को अपने घरेलू कानून बनाने का प्रावधान किया गया है। जो सदस्य देश हैं वो अपने देश में जो है इससे जुड़े जो है कानून बनाए। इससे प्राधिकरण के बिना सूचना और संचार प्रणालियों का उल्लंघन करना अवैध हो जाएगा। इसके अलावा जो है यह सदस्य देशों को संप्रभुता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता और अन्य देशों के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप के सिद्धांतों का पालन करते हुए साइबर अपराधों की जांच और साक्ष्य साझा करने तथा अभियोजन में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह उचित सुरक्षा उपायों के तहत पर्सनल डेटा के हस्तांतरण की सुविधा के लिए देशों को द्विपक्षीय या बहुपक्षीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा इसमें देशों में बाल यौन शोषण सामग्री के उत्पादन, बिक्री, वितरण और प्रसारण को जो है अवैध घोषित करने की मांग की गई है। पक्षकार राष्ट्र यह सुनिश्चित करेंगे कि कन्वेंशन के तहत उनके दायित्व के क्रियान्वयन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के अनुरूप हो। इसका महत्व क्या है? इससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर साइबर अपराध के खिलाफ समाज की रक्षा के लिए एक वैश्विक आपराधिक न्याय नीति स्थापित करेगा। इसके अलावा जो है यह कन्वेंशन विकासशील देशों को उनकी संप्रभुता क्षमताओं का सम्मान करते हुए बढ़ती परिष्कृत साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके बाद जो है आरबीआई ने जो है भारत की बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट जारी किया है और ये रिपोर्ट का नाम है भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट 2023-24। आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत यह वार्षिक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023-24 में बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन को रेखांकित किया गया है। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? तो इसमें जो है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की स्थिति को परिभाषित किया गया है। जैसे कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने लगातार छठे वर्ष बेहतर लाभ अर्जित किया है। इसके अलावा जो है सितंबर 2024 में सकल गैर निष्पादित संपत्ति घटकर जो है वो 2.5% रह गया है और ये पिछले 13 वर्षों में सबसे कम एनपीए स्तर पर है। इसके अलावा जो है सितंबर 2024 में जोखिम भारत की अस्थियों की तुलना में पूंजी अनुपात 16.8% था, यानी कि CRAR ये जो है 16.8% था और यह जो है विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप है। आरबीआई ने बैंकों के लिए न्यूनतम 9% का पूंजी पर्याप्त अनुपात यानी कि CAR बनाए रखना अनिवार्य किया है। हालांकि जो बेसल 3 मापदंड है उनके अनुसार न्यूनतम 8% का जो है CRAR जो है यानी कि सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति जो घटकर 2.5% हुआ था, उसमें जो पूंजी अनुपात है, ठीक है, अस्थियों की तुलना में पूंजी अनुपात जो है वो जो है अब बेसल 3 मापदंडों में जो है न्यूनतम 8% बनाए रखना आवश्यक किया गया है। CRAR को पूंजी पर्याप्तता अनुपात भी कहा जाता है और यह बैंक के जोखिम वाले ऋण की तुलना में उसके पास उपलब्ध पूंजी या नेट वर्थ का अनुपात है। इसकी संयुक्त बेसल सीट का विस्तार हुआ है। जो शहरी सहकारी बैंक हैं उसकी स्थिति में क्या हुआ है कि उसके संयुक्त बेसल सीट का विस्तार हुआ है। साथ ही लगातार तीसरे वर्ष इसकी परिसंपत्ति की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है इनके ऋण वितरण में 0.5 अंक की वृद्धि दर्ज की गई है और सितंबर 2024 तक इनका सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति का अनुपात कम होकर 3.4% कर देना है। आगामी राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति 2025 से 30 में नई चुनौतियों का समाधान करते हुए वित्तीय समावेशन को मजबूत करेगी। रिपोर्ट में बैंकिंग में बढ़ती धोखाधड़ी के बारे में चिंता व्यक्त की गई है। अप्रैल से सितंबर 2024 के दौरान कुल 21,367 करोड़ रुपए मूल्य की धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं और ये पिछले वर्ष की समान अवधि की 2,623 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से बहुत अधिक है। बैंकिंग में बढ़ती धोखाधड़ी में बैंकों की प्रतिष्ठा, संचालन और वित्तीय स्थिरता के समक्ष जो है यह खतरा उत्पन्न करता है। अब जो हमारा पहला न्यूज था वो इसी से जुड़ा हुआ था। चीन ने जो है तिब्बत के मेडोंग क्षेत्र में विश्व के सबसे बड़े बांध और दुनिया की सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की जो है उसके निर्माण की मंजूरी दी गई है। इस बांध के जल विद्युत क्षमता जो है चीन की 3 गॉर्जेस बांध से 3 गुना अधिक है।
थ्री गॉर्जेस बांध वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा बांध है और ये मध्य चीन में स्थित था, लेकिन अब जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है वो अब दुनिया का सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। वो थ्री गॉर्जेस बांध से भी जो है 3 गुना अधिक बड़ा हो जाएगा। इसकी अवस्थिति क्या है, तो इस बांध का निर्माण जो है यारलुंग ताशांगपो यानी कि या जंगबो नदी के निचले अपभाग में हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में एक विशाल घाटी में किया जाना है और इस स्थान पर यह नदी जो है यू टर्न लेते हुए आगे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बती भाषा में यारलुंग तत्सांगपो या जंगबो नदी कहा जाता है। चीन के अनुसार इस परियोजना के उद्देश्य चीन के कार्बन न्यूट्रल लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना, उद्योगों को बढ़ावा देना और तिब्बत में रोजगार के अवसर पैदा करना है। हालांकि जो है बांध से जुड़ी हुई कई सारी चिंताएं हैं, जैसे कि तिब्बत पठार पर जो है अक्सर भूकंप आता रहता है और यहाँ पर जो है जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो आपस में टकराते रहते हैं, तो उसके ऊपर जो है इस बांध का निर्माण किया जाएगा। तो इस वजह से जो है चिंता उत्पन्न हो सकती है कि भूकंप का खतरा जो है वहां पर बढ़ जाएगा। और इसके अलावा जो है अगर वो बांध का कोई भी सिरा जो है वो टूटता है तो खासतौर पर जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है वो प्रभावित होगा। इसके अलावा तिब्बत पठार को जो है विश्व का छत कहा जाता है और वहां पर जो है इस बांध का निर्माण किया जाएगा। इसके पर्यावरणीय प्रभाव क्या पड़ेंगे, तो इस बांध के निर्माण से स्थानिक परिस्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जो है इस नदी का आगे का जल जो है जल प्रवाह भी प्रभावित होगा और इसके मार्ग में बदलाव हो सकते हैं। इससे कृषि और जैव विविधता को नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा जो है भारत और बांग्लादेश को डर है कि चीन इस बांध के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी के जल को अपने भू राजनीतिक हितों के साधनों के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। क्षेत्रीय संघर्षों के दौरान जो है वो अतिरिक्त जल छोड़ सकता है, जिससे भारत और बांग्लादेश में बाढ़ आ सकती है। नदी से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं, तो चीन और भारत ने दोनों देशों में बहने वाली यानी कि सीमा पार नदियों के अववाह से जुड़ी चिंताओं को हल करने के लिए 2006 में विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की स्थापना की थी। इस व्यवस्था के तहत चीन बाढ़ के मौसम के दौरान भारत को ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों पर हाइड्रोलॉजिकल यानी कि जल के प्रवाह से संबंधित डेटा प्रदान करता है। भारत भी अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र पर जल विद्युत बांध बना रहा है। अब जो है सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन यानी अधीनस्थ विधान के बारे में हम लोग देखते हैं। तो हाल में जो है डाकघर अधिनियम 2023 के तहत 2 अधीनस्थ विधानों को अधिसूचित किया गया है। इनमें डाकघर नियम 2024 और डाकघर विनियमन 2024 शामिल है। अधीनस्थ विधान क्या होता है, तो अधीनस्थ विधान जो है वास्तव में विधायिका के अधीनस्थ प्राधिकार द्वारा बनाया गया कानून है। इसके तहत विधान या कानून को विधायिका द्वारा सौंपी गई शक्तियों के दायरे में रहते हुए बनाया जाना होता है और इसे जो है प्रत्यायोजित विधान या अधीनस्थ विधान कहा जाता है। अधीनस्थ विधान समिति संसद के दोनों सदनों में गठित की जाती है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। यह समिति सुनिश्चित करती है कि कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक और विधायी सीमाओं के दायरे में रहकर किया जाए। इसके बाद जो हमारा अगला है वो है वैश्विक एंटीबायोटिक अनुसंधान और विकास साझेदारी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और GARDP ने निम्न एवं मध्यम आय वाले देश में एंटीबायोटिक की कमी को दूर करने के लिए नीति एवं व्यायामक उपायों पर संयुक्त रिपोर्ट जारी किया है। तो ये जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक एंटीबायोटिक अनुसंधान और विकास साझेदारी के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी किया गया है। तो हम लोग जो है वो वैश्विक एंटीबायोटिक अनुसंधान और विकास साझेदारी के बारे में चर्चा करेंगे। जो GARDP है उसकी स्थापना जो है 2016 में WHO और ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज इनिशिएटिव द्वारा किया गया था। ये जो है गैर लाभकारी संगठन है और 2018 में स्विट्जरलैंड के फाउंडेशन के रूप में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया था। इसका उद्देश्य जो है WHO एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर वैश्विक कार्य योजना 2015 का क्रियान्वयन करना है। यह संस्था भविष्य की पीढ़ियों के लिए एंटीबायोटिक दवाओं को सुरक्षित बनाने हेतु सार्वजनिक, निजी और गैर लाभकारी क्षेत्रों के साथ कार्य करती है।
GARDP रणनीति 2024 से 2028 जो है ये वैश्विक स्तर पर आवश्यक एंटीबायोटिक उपचारों के विकास और उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर देती है। अब हम लोग जो है आर्सेनिक प्रदूषण के बारे में जानते हैं। तो पटना स्थित कैंसर अनुसंधान केंद्र ने बिहार के 11 जिलों में चावल और गेहूं जैसे मुख्य अनाजों में आर्सेनिक का उच्च स्तर पाया है। भूजल में आर्सेनिक की उच्च मात्रा की वजह से जो है अनाजों में भी इस धातु का अधिक स्तर पाया जा रहा है। जो आर्सेनिक है ये पारदर्शी, गंधहीन और विषाक्त धातु होता है। आर्सेनिक के प्रदूषण के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं? तो प्राकृतिक तौर पर देखें तो विगत 50 वर्षों से गंगा नदी के मार्ग में परिवर्तन से ऐसे क्षेत्र बने हैं जहां ऊंचाई और गहराई वाली जगहों के बीच आर्सेनिक का जमाव होता रहा है। इसके अलावा जो है मानव जनित गतिविधियों में खनन और अत्यधिक भूजल दोहन की वजह से आर्सेनिक प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। आर्सेनिक प्रदूषण से जो है स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे जो है त्वचा केराटिनाइजेशन हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन, आर्सेनिकोसिस और हाइपर केराटोसिस का खतरा बढ़ जाता है। कई अध्ययनों से यह भी पता चला है कि अत्यधिक भूजल निकासी की वजह से मृदा में आर्सेनिक और फ्लोराइड का स्तर बढ़ जाता है। और जो आर्सेनिक है वो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में स्तर उसका ज़्यादा देखा गया है, और जो फ्लोराइड है वो मुख्य रूप से राजस्थान और महाराष्ट्र में उसका स्तर ज़्यादा देखा गया है। इसके अलावा जो हम लोग जिज्ञासा कार्यक्रम की चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR ने जिज्ञासा कार्यक्रम के तहत वैज्ञानिक योग्यता मूल्यांकन अभ्यास का आयोजन किया है। जिज्ञासा कार्यक्रम क्या है? तो यह कार्यक्रम जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहयोग से CSIR के द्वारा शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है स्कूली छात्रों के लिए प्रयोगशालाओं में अनुसंधान आधारित व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से कक्षा में लर्निंग को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम वैज्ञानिक सामाजिक उत्तरदायित्व के हिस्से के रूप में जिज्ञासा और वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम के तहत गतिविधियों में छात्र आवासीय कार्यक्रम, प्रयोगशाला दौरे, ऑन साइट प्रयोग, विज्ञान क्लब और टिंकरिंग प्रयोगशाला, इन सबको शामिल किया गया है। अब हमारा जो अगला है वो पनामा नहर को लेकर है। अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो है पनामा नहर पर अमेरिकी नियंत्रण फिर से लागू करने की धमकी दी है। पनामा नहर क्या है? तो ये जो है 82 किलोमीटर यानी कि लगभग 51 मील लंबा जो है कृत्रिम जलमार्ग है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से और उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है। नहरों में जहाजों का परिवहन जो है गैटून झील के माध्यम से होता है। इसका महत्व क्या होता है कि यह विश्व के 2 सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक कृत्रिम जलमार्गों में से एक है। दूसरा जो है वो स्वेज नहर है, वो जलमार्ग है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच जहाजों की यात्रा को 8000 मील लगभग 22 दिन तक कम कर देता है। इसके अलावा जो है 26 दिसंबर को देश भर में जो है वीर बाल दिवस मनाया गया था। यह दिवस जो है हर साल जो है 2022 से हर साल 26 दिसंबर को मनाया जा रहा है। और यह दिवस जो है 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह के छोटे पुत्र यानी कि शहीद साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और साहिबजादा बाबा फतेह सिंह को श्रद्धांजलि देकर मनाया जाता है। इन दोनों को मुगल सेना ने आनंदपुर किले में पकड़ लिया था और 26 दिसंबर 1705 में शहीद कर दिया था। भारत सरकार 7 श्रेणियों में असाधारण उपलब्धियों के लिए बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी प्रदान करती है इस दिन। इसके अलावा जो हमारा आखिरी है और वो ये है ग्रीनलैंड को लेकर है, जिसकी राजधानी नोक है। अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने जो है डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा जो है व्यक्त की है। ग्रीनलैंड क्या है? तो इसकी भौगोलिक अवस्थिति को देखते हैं। ये जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। ग्रीनलैंड का 2/3 हिस्सा जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में आर्कटिक वृत्त के भीतर स्थित है। यह कनाडा के एलिसमेरे द्वीप के उत्तर में लगभग 16 मील की दूरी पर एक पृथक द्वीप है और इसका जो निकटतम यूरोपीय देश है वो आइसलैंड है। यह है ग्रीनलैंड। इसका निकटतम जो है ये है आइसलैंड, ये है ग्रीनलैंड और इसमें डेनमार्क का हिस्सा है। जो यूनाइटेड स्टेट है वो यहाँ है। इसने जो है इसके खरीदने की इच्छा व्यक्त की है। इसकी भौगोलिक विशेषता क्या है? तो इसमें जो है विशाल हिम चादर यानी कि बर्फ है यहाँ पर, और अंटार्कटिका के बाद जो है विश्व में सर्वाधिक हिम चादर जो है वो ग्रीनलैंड में है। इसमें जो है वाटसन, जैकेनबर्ग, अकुलिया रूसिया सुप्रा,
कुआवा जो है यहाँ पर प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पर माउंट गन्नायोर से फील्ड जो है जो 3700 मीटर ऊंचा जो है पर्वत भी है। इसके अलावा जो है उत्तर पूर्वी ग्रीनलैंड राष्ट्रीय उद्यान जो है दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा ग्रीनलैंड वासियों को गर्मियों में 24 घंटे धूप जो है मिलती है। ठीक, तो ये जो है हम लोगों का न्यूज़ था, इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।